बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 के 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्पेशल कोड्स। सेक्शन 45 जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंस। The special court established under this act shall have exclusive jurisdiction to try an offence cognizable under this act. स्पेशल कोर्ट की बात हम बार बार कर चुके हैं। तो स्पेशल कोर्ट इस एक्ट के अंडर स्टैब्लिश किया गया और वो तमाम जो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग खिलाफ वर्जी की गई है, कंट्रावेंशन की गई है, जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, ऑफेंस किए गए हैं, उन तमाम ऑफेंस को वो लुकआउट करेगा और उसके ऊपर अपनी जजमेंट पास करेगा। और जितने भी ऑफेंस इसके ज़ाब्ते खिलाफ में आते हैं वो तमाम उनको डील करेगा स्पेशल कोर्ट। Section 46 Establishment of Special Courts. Subsection 1 The federal government and, if so directed by the federal government, the provincial government shall, by on notification in the official gazette, establish as many special courts as considered necessary. फेडरल गवर्नमेंट या अगर फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो वो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये जारी कर सकते हैं कि कितने स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए। तो उतने स्पेशल कोर्ट बनाएंगे जो जितना उसको नेसेसिटी लगेगा, ज़रूरत होगी, उस हिसाब से वो स्पेशल कोर्ट बनाने के ऑर्डर जारी कर देंगे। एंड अपॉइंट ए जज फॉर ईच ऑफ द कोर्ट, और हर कोर्ट के लिए एक जज को अपॉइंट कर देंगे। इन वेयर इट एस्टैब्लिशेस मोर देन वन स्पेशल कोर्ट, इट शैल स्पेसिफाई नोटिफिकेशन द प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ ईच स्पेशल कोर्ट एंड द टेरिटोरियल लिमिट्स विद इन विच इट शैल एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट। वो हर कोर्ट में एक जज अपॉइंट करेंगे और अगर एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट कायम करने होंगे किसी जगह पर, तो वो नोटिफाई कर देंगे, वो स्पेसिफाई कर देंगे उनकी जगहों को और उनकी टेरिटोरियल लिमिट्स को, कि उनको कौन कौन से इलाके उनके अंडर आते हैं। जैसे हमने ड्रग कोर्ट्स पढ़ा था, ड्रग कोर्ट्स में भी यही था कि कोई बड़ा शहर है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा ड्रग कोर्ट्स होंगे और हर ड्रग कोर्ट की लिमिट बता देंगे कि ये इलाका आपका है, यहाँ पर जितने भी इस इलाके केस होंगे वो ये ड्रग कोर्ट डील करेगा। तो यहाँ पर भी स्पेशल कोर्ट में अगर जगह बड़ी है, शहर बड़ा है, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स होंगे और हर स्पेशल कोर्ट को उसकी लिमिट्स बता दी जाएंगी कि ये एक इलाका है, इस इलाके के जितने केसेस हैं वो आप करेंगे। या ये भी हो सकता है कि वो कह दें कि ये स्पेसिफाइड ऑफेंस है, ये इस सब स्पेशल कोर्ट में होंगे, ठीक है। तो वो स्पेसिफाई कर देंगे तमाम स्पेशल कोर्ट को उनकी टेरिटोरियल लिमिट्स। सबसेक्शन 2 देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो 2 क्लासेस हैं स्पेशल कोर्ट्स की, वो कौन कौन से हैं? 1 स्पेशल कोर्ट्स हैविंग द पावर टू ट्राई ऑल ऑफेंसेस। एक स्पेशल कोर्ट है जहां पर तमाम जितने भी ऑफेंस किए गए हैं उनको डील किया जाता है। 2 स्पेशल कोर्ट्स हैविंग द पावर टू ट्राई ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और लेस। और एक स्पेशल कोर्ट वो होता है जहां पर उन तमाम ऑफेंस को डील किया जाता है जिनकी सजा 2 साल या उससे कम हो सकती है। Subsection 3 No person shall be appointed a judge or special court referred to. स्पेशल कोर्ट का जज उसको अपॉइंट किन कंडीशन पे किया जाएगा? 1 in subsection 2(1) unless he is or has been a session judge or an additional session judge। जो हमने टाइप 1 पढ़ी स्पेशल कोर्ट्स की, जहां पर तमाम टाइप ऑफ ऑफेंसेस को डील किया जाता है, तो वहां का जज कौन होगा? जो एक सेशन जज होगा या फिर एडिशनल सेशन जज। और जो दूसरी टाइप के हमने स्पेशल कोर्ट पढ़ा जिसमें था कि सिर्फ उन ऑफेंस को डील किया जाएगा जिनकी सजा, जिनकी इम्प्रिजनमेंट 2 साल या उससे कम होगी, उसका जो जज होगा वो कौन होना चाहिए? मजिस्ट्रेट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास का, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट के जज अगर क्लास ए में, जहाँ पर तमाम टाइप ऑफ ऑफेंस को डील किया जाता है स्पेशल कोर्ट में, वहाँ का सेशन जज हो या एडिशनल सेशन जज। और दूसरी टाइप ऑफ जो कोर्ट्स हैं स्पेशल कोर्ट्स जहाँ पर 2 साल से कम सजा को डील किया जाता है, इम्प्रिजनमेंट की सजा को डील किया जाता है, उसका जज कौन होना चाहिए? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। Subsection 4 A person shall be appointed as a judge of special court after consultation with the Chief Justice of High Court of the province in which special court is established। तो स्पेशल कोर्ट पे जो भी जज अपॉइंट किया जाएगा वो किसी कंसल्टेशन से किया जाएगा? वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट प्रोविंस, उस प्रोविंस का जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसकी कंसल्टेशन से ही स्पेशल कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाएगा। Subsection 5 The federal government or the provincial government may, in consultation with the Chief Justice of High Court, confer the powers of a special court referred to।
अब सबसेक्शन 4 में बात ये आई थी कि उसको अपॉइंट ही उसकी कंसल्टेशन किया जाएगा चीफ जस्टिस की। अब यहाँ पर जो पावर्स हैं उस जज को पावर कौन कौन देगा, कौन सी पावर दी जाएंगी स्पेशल कोर्ट की, वो भी चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन दी जाएंगी। जैसे इन केस ऑफ सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इन दोनों को जो पावर्स दी जाएंगी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेशल कोर्ट, वो भी चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से दी जाएंगी। सेक्शन 47 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। Except as otherwise in this act, the provision of Code of Criminal Procedure 1898 hereinafter referred to as the Code, including provisions relating to confirmation of a death sentence, shall apply to trials and appeals before a special court under this act। अब ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई करना है इन टर्म्स ऑफ अगर कोई ट्रायल है, अगर कोई अरेस्ट करना है किसी को, कहीं पे छापा मारना है, सर्च करना है कहीं पे, तो तमाम के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये कहा है कि स्पेशल कोर्ट जो भी ट्रायल करे, जो भी अपील करे, जो भी हेयरिंग करे, वो सारे प्रोसीजर वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अप्लाई करे। सेक्शन 48 अपील। Subsection 1 an appeal against the order of special court comprising a session judge or an additional session judge shall lie to the High Court and shall be heard by a bench of not less than 2 judges of the court। अब स्पेशल कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, सपोज सेशन जज या एडिशनल सेशन जज की तरफ से फैसला किया गया है किसी ऑफेंस का, तो उसको अपील कहाँ किया जा सकता है? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में कम से कम 2 जज होने चाहिए जो उसकी हेयरिंग करें। Subsection 2 an appeal against the order of a special court comprising a judicial magistrate shall lie to the special court comprising a session judge or a additional session judge। अब उस कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में फैसला किया गया है जो कि जिसकी इम्प्रिजनमेंट 2 साल या उससे कम थी, जहाँ पर ये केस डील किए जाते हैं, जिसका जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट था। तो अगर उसने कोई फैसला किया है और उसके खिलाफ कोई अपील करना चाहता है तो वो कहाँ पे करेगा? वो स्पेशल कोर्ट जो कि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज पर मुश्तमिल है। सेक्शन 49 ट्रांसफर ऑफ केसेस। सबसेक्शन 1 where more special courts than one are established within the territorial jurisdiction of a high court, the high court may by order in writing transfer a case at any stage from one special court to another special court in accordance with section 526 of code as if the special court was a court of session। अगर एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं और उनकी टेरिटोरियल लिमिट हाई कोर्ट के अंडर आती है, स्पेशल कोर्ट हाई कोर्ट की टेरिटरी में मौजूद है, तो हाई कोर्ट इन राइटिंग क्या कर सकता है? वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी केस को किसी भी स्टेज पर फ्रॉम वन स्पेशल कोर्ट टू अनदर स्पेशल कोर्ट। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट ये फैसला कर सकता है, उसके पास ये पावर है कि वो एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट में केस ट्रांसफ़र कर दे in accordance with section 526 of code as a special court was a court of session। ठीक है, तो किसके अकॉर्डेंस में? सेक्शन 526 के, अगर स्पेशल कोर्ट was a court of session। Subsection 2 on the establishment of special court under section 45 and 46, जितने भी स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश किए गए अंडर सेक्शन 45 and 46 के, all cases where the sentence of an offence is 2 years or less shall stand transferred to the respective special court comprising a judicial magistrate of the first class। अगर किसी एक स्पेशल कोर्ट में कोई सजा दी गई है, उसके 2 साल या उससे कम है, अगर वो अपना केस ट्रांसफ़र करवाना चाहता है या अगर हाई कोर्ट उसका केस ट्रांसफ़र करना चाहे तो वो उसी स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफ़र होगा जहाँ का जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा। इन ऑल अदर केसेस ऑफ रिस्पेक्टिव स्पेशल कोर्ट कंप्राइजिंग ऑफ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। और इसके अलावा तमाम केसेस जिनकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा की है, तो वो केसेस उन्हीं स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफ़र होंगे जिनके जज सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज होंगे। सबसेक्शन 3 notwithstanding anything herein before contained a remand may be granted by the nearest special court comprising a judicial magistrate of the first class। अगर किसी एक्यूज के लिए रिमांड ग्रांटेड है तो वो नियरेस्ट स्पेशल कोर्ट से मिल जाएगा जो कि एक जुडिशनल मैजिस्ट्रेट पर भी मुश्तमिल हो। में हमने पढ़ा अगर केस ट्रांसफ़र करना है
तो जिस टाइप के स्पेशल कोर्ट में केस चल रहा होगा वो ट्रांसफर भी उसी टाइप के स्पेशल कोर्ट में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर रिमांड ग्रांटेड हो तो वो किसी भी नियरेस्ट स्पेशल कोर्ट से ले सकते हैं, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही क्यों ना हो, ठीक है। जहाँ का जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो तो वहाँ से भी रिमांड ले सकते हैं। Section 50, Special Prosecutor, Subsection 1, the federal government may appoint a person who is advocate of a high court to be a special prosecutor on such terms and condition as may be determined by it. Federal government किसी भी पर्सन को जो कि एडवोकेट हो हाई कोर्ट का उसको अपॉइंट कर सकता है एज ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। सपोज कोई केस चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उसमें, उसने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, क्या आइडेंटिफाई किया है कि इसने फॉर्जरी की है या इसने इलीगली अपने ऑब्टेन किए हैं या इलीगली इसने प्रॉपर्टी ऑब्टेन की है या फिर इसने इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंट्रावेंशन की है, तो अब केस किस में चलेगा? गवर्नमेंट और उस पर्सन में के खिलाफ, ठीक। तो फेडरल गवर्नमेंट एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करेगी जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर एज ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर, और वो प्रोसिक्यूटर केस लड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से। एंड एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल बी कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट बिफोर ए स्पेशल कोर्ट, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट के सामने वो पर्सन कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो तमाम केस गवर्नमेंट की तरफ से लड़े। एंड इफ सो डायरेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू विथड्रॉ सच प्रोसीडिंग, या और अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो उन प्रोसीडिंग को विड्रॉ कर ले, तो जो फेडरल गवर्नमेंट चाहेगा वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर वो काम करेगा। तो फेडरल गवर्नमेंट किसी ऐसे पर्सन को जो कि एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हो उसको एज ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, और वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर स्पेशल कोर्ट में केस लड़ेगा और फेडरल गवर्नमेंट जो जो डायरेक्शन देगा वो उनको फॉलो करेगा। अगर वो केस विड्रॉ कराना चाहेंगे फेडरल गवर्नमेंट तो वो केस विड्रॉ कर देगा, या प्रोसीड करना चाहेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जिस पर वो उसने अपॉइंट किया है फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूटर को, वो तमाम वो पूरी करेगा। सबसेक्शन 2, व्हेन ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 इज फॉर एनी रीजन टेम्परेरी अनएबल टू कंडक्ट प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट, अगर जो स्पेशल कोर्ट सबसेक्शन 1 में अपॉइंट किया गया था वो किसी रीज़न की बुनियाद पर वो टेम्परेरी अनअवेलेबल है, सपोज हेयरिंग है उस दिन और वो अनअवेलेबल है, कोई रीज़न हो गई है, कोई बीमार हो गया है, शहर से बाहर जाना पड़ गया है, कोई भी रीज़न हो सकती है, द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड बाय सच पर्सन एज मे बी ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय द स्पेशल कोर्ट। तो अब ये नहीं होगा कि प्रोसीडिंग चलेगी नहीं, हेयरिंग होगी नहीं, तो स्पेशल कोर्ट इसके बिहाफ पर जिस पर्सन को अपॉइंट करेगा वो उसकी जगह पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारियां निभाएगा। सेक्शन 51, नो बेल टू बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। सबसेक्शन 1, notwithstanding anything contained in section 496 and 497 of Criminal Procedure Code 1898, bail shall not be granted to an accused person charged with an offence under this act or under any law relating to narcotic where the offence is punishable with death। कोई भी ऑफेंस जो कि नारकोटिक से रिलेटेड किया गया हो, चाहे वो इस एक्ट के अंडर किया गया हो ऑफेंस या किसी और एक्ट के या किसी और लॉ के जो कि पाकिस्तान में इन्फोर्स है, लेकिन वो नारकोटिक से इन्वॉल्व है, नारकोटिक से रिलेटेड है, उसने उसमें ऑफेंस किया है और उसकी सज़ा क्या है? वो डेथ पेनल्टी है। तो इस केस में बेल नहीं मिलेगी उस पर्सन को। तो जो भी पर्सन है उसने नारकोटिक रिलेटेड कोई ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस इतना बड़ा है उसको सजाए मौत हो सकती है, तो ऐसे शख्स की बेल नहीं होगी। Subsection 2, in the case of other offences punishable under this act, bail shall not be normally granted unless the court is of security of a substantial amount। Normally इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस किए गए हैं उसमें बेल नहीं दी जाती, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो वो उसके ऑफेंस की बेस पर, उसके ऑफेंस की नोयत को देखते हुए उसको बेल दे सकता है। चैप्टर 6 है ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट्स। Section 52, registration of addicts. Subsection 1, each provincial government shall register all addicts within their respective jurisdiction for the purpose of treatment and rehabilitation of addicts। तो हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो तमाम एडिक्ट्स को रजिस्टर करेगा उनके ट्रीटमेंट और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए।
Subsection 2, the federal government shall bear all expenses for the first time compulsory detoxification or de-addiction of an addict. तो फेडरल गवर्नमेंट वो तमाम एक्सपेंसेस बेयर करेगा फॉर फर्स्ट टाइम। अगर कोई एडिक्ट फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट टाइम उसका रजिस्टर हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है, वो ठीक हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया है, उस फर्स्ट टाइम के तमाम एक्सपेंसिव फेडरल गवर्नमेंट उठाएगा। लेकिन अगर वो सेकेंड टाइम दोबारा उसी कंडीशन में वापस आता है, एज ए एडिक्ट वापस आता है, तो फिर उसमें फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंस नहीं उठाएगा। Subsection 3, the addict shall carry a registration card in such form as may be prescribed and produce it to any public authority on demand. तो जो भी रजिस्टर होते जाएंगे एडिक्ट्स, उनको एक कार्ड दिया जाएगा और जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा उनको वो कार्ड वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। Section 53, powers of the government to establish centers for treatment of addicts. The provincial government shall establish as many centers as may be deemed necessary for detoxification, de-addiction, education, aftercare, rehabilitation, social integration of addicts, and for supply of such medicine as are considered necessary for detoxification of the addicts. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितने चाहेगा, जितने उसको ज़रूरी लगेगा कि सेंटर्स बनाने चाहिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने चाहिए, वो उतने बनाएगा। किस किस पर्पज़ के लिए? फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डी एडिक्शन, एजुकेशन। जितने भी एडिक्ट्स हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी केयर के लिए, उनको मेडिसिन सप्लाई करने के लिए, उनको उनकी डिटॉक्सिफिकेशन, डी एडिक्शन के लिए जितने उसको लगेगा कि ये नेसेसरी हैं इस इलाके के लिए, उतने वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करेगा। चैप्टर 7, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। Section 54, National Fund for Control of Drug Abuse. The federal government may, by notification in the official gazette, constitute a fund to be called the National Fund for Control of Drug Abuse, hereinafter to be called the fund consist of. अब फेडरल गवर्नमेंट ने उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक फंड कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसका नाम है नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। और वो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है? क्लॉज ए, ग्रांट्स फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट्स मिल रही हैं उसमें ये फंड उस पर मुश्तमिल है। द सेल प्रोसीड्स ऑफ एनी एसेट्स फॉरफिटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी एसेट फॉरफिट कर दिए गए हैं उनकी बिडिंग होती है, पब्लिक बिडिंग होती है, और फिर उसमें जो अमाउंट होती है वो इस फंड में जमा करा दी जाती है। Clause C, the sale proceeds of unserviceable commodities and vehicles provided by the donor for narcotic control purpose. Unserviceable material objects या vehicles जो किसी डोनर ने प्रोवाइड किए हैं फॉर नार्कोटिक कंट्रोल पर्पस के लिए है, उनको सेल करके, सपोज अगर किसी ने गाड़ी प्रोवाइड की है या किसी ऐसी मशीनरी दे दी है तो उसको सेल करके जो अमाउंट आएगी वो इस फंड में जमा करा दी जाएगी। Clause D, any grants made by any person or institution. किसी पर्सन ने या किसी इदारे ने कोई ग्रांट दी है तो वो इस फंड में दी जाएगी। Clause E, any income from the investment of the amounts credited to the fund. कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो वो भी इस फंड में सबमिट करा दी जाएगी। Subsection 2, all receipt mentioned in clause A to E of subsection 1 shall be credited to a head of account in the public account duly authorized by the Auditor General of Pakistan. तो जो भी रिसीट्स हैं सब क्लॉज A to E में बता दी गई हैं वो तमाम हेड ऑफ अकाउंट इन पब्लिक अकाउंट में जमा कराई जाएंगी जो कि ऑथराइज किया गया है बाय ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। Subsection 3, the purpose and object of fund shall be to meet the expenditure incurred in connection with the control and eradication of trafficking in and abuse of narcotic drugs, psychotropic substance, controlled substances or treatment on rehabilitation of drug addicts and for all or any of the related purposes as may be specified by the federal government. अब जो भी फंड इसमें दिए गए हैं इस फंड का पर्पस क्या है, इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? इसको इस्तेमाल किया जाएगा कि कंट्रोल और एलिमिनेट किया जाए, इरेडिकेट किया जाए ट्रैफिकिंग को, किसकी? नार्कोटिक साइकोट्रोपिक कंट्रोल सब्सटेंसेस की, ठीक है। और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्ट्स, तो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इन फंड को इस्तेमाल किया जाए, या जो भी पर्पस फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर ले उस पर्पस के लिए ये फंड इस्तेमाल किए जाएंगे। Subsection 4,
The management, overall control, and supervision of the affairs of the fund shall vest in a governing body consisting of a chairman and other such members as may be appointed by the federal government by a notification in official gazette on such terms and conditions as may be prescribed. अब ये तमाम मैनेज कौन करेगा, इसका ओवरऑल कंट्रोल या सुपरविजन किसके पास होगी? एक गवर्निंग बॉडी है जो कि कंसिस्ट है चेयरमैन पे और जो भी मेंबर फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ठीक है, वो इन तमाम अफेयर्स को डील करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे. Subsection 5. The governing body shall have the power to regulate its own procedure and co-opt member as it may deem appropriate. तो जो गवर्निंग बॉडी है उसके पास ये पावर है कि वो अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करे, उनको रेगुलेट करे, उनको इम्प्लीमेंट करवाए और वो कुछ मेंबर्स अगर उसको ज़रूरी लगे तो वो अपने कुछ मेंबर्स को भी और मेंबर को अपॉइंट कर सकता है. Section 55. Annual reports of activities financed out of the funds. The governing body shall, after the end of each financial year, submit to the federal government a report giving an account of its activities and activities financed out of the fund during the financial year together with the statement of accounts. तो जो गवर्निंग बॉडी है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश करेगा किसको? फेडरल गवर्नमेंट को. और उस एनुअल रिपोर्ट में तमाम चीज़ें मेंशन होंगी कि कहाँ से ग्रांट आई, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उन्होंने परफॉर्म की, कहाँ पे इन्वेस्ट हुए, जो भी फंडिंग थी वो कहाँ पे लगी हैं, और साथ में एक अकाउंट की स्टेटमेंट भी होगी, कहाँ से पैसे दिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं. वो सारी इंफॉर्मेशन जो गवर्निंग बॉडी है वो अपना साल पूरा होने पे फेडरल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट.